हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवबोध संभावित प्रश्न पत्र सेट ए, लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं। तो हमारा जो आदर्श उत्तर है उसमें जो हमारे क्लास 12th है, ठीक है, उसमें अकाउंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हों उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इन्हें इससे पहले प्रश्न क्रमांक 9 तक के पार्ट 2 में पढ़ा दिया है, ठीक है। आज हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 से लेके 11 तक के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने उस 2 वीडियो को नहीं देखा होगा तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और उनका प्ले लिस्ट भी बना दूंगी, ठीक है। तो आप उन 2 वीडियो को भी देख सकते हो, है ना। तो देखो, आज हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 10 क्या है? अनीता के पास 10 रुपये वाले 100 अंश थे, जिस पर उसने 2 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर चुकाई थी। वह याचना के 5 रुपये प्रति अंश न चुका पाया। संचालकों ने उसके अंशों का हरण कर लिया। कंपनी की पुस्तकों में हरण से संबंधित प्रविष्टियां कीजिए, ठीक है। तो एक प्रश्न को एक बार और आराम से पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो देखो, अनीता के पास 10 रुपये वाले 100 अंश थे। अनीता के पास टोटल कितने अंश थे? 100 थे, ठीक है। और हर एक का मूल्य कितना था जी? 10 रुपये था, ठीक है। जिस पर उसने 2 रुपये आवेदन पर किस पर आवेदन पर 2 रुपये चुकाया है, 3 रुपये आवंटन पर चुकाई थी, ठीक है। पर वह याचना के 5 रुपये प्रति अंश न चुका पाया। जो 10 रुपये था उसमें 2 रुपये आवेदन में चुका दिया, 3 रुपये आवंटन में चुका दिया, फिर बचा कितना? 5 रुपये। उसको किस में चुकाना था? याचना पर चुकाना था, ठीक है। लेकिन याचना का जो 5 रुपये था उसको नहीं चुका पाया, है ना। तो संचालकों ने उसके अंशों का हरण कर लिया, मतलब उसके जो अंश थे उसको क्या कर लिया? जब्त कर लिया। तो जब हरण करते हैं तो कंपनी के पुस्तकों में हरण से संबंधित प्रविष्टियां कीजिए। मतलब जब हरण हो जाता है, जब्त हो जाता है, तब कौन सी जनरल प्रविष्टि की जाती है उसको हमको करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो जनरल प्रविष्टि देखो, तो जनरल प्रविष्टि का प्रारूप होता है पहले दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, फिर क्या आता है? विकलन राशि, और फिर क्या आता है? समाकलन राशि, ठीक है। तो हरण से संबंधित लेखा में हमेशा याद रखना, जो अंश पूंजी खाता होता है वो हमेशा क्या होता है जी? विकलन होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, हरण से संबंधित प्रविष्टि में अंश पूंजी खाता को क्या करना है? विकलन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जिस चीज का हमको राशि प्राप्त नहीं हुआ और उसको क्या करना रहता है? समाकलन। तो हमको याचना की राशि प्राप्त नहीं हुई ना, तो ये अंश याचना खाता से हो जाएगा। जैसे कि आवंटन का नहीं होता तो अंश आवंटन खाता से भी होता, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको केवल किसका प्राप्त नहीं हुआ? याचना का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अंश याचना खाता से। और अंश हरण खाता से हमेशा क्या होता है? समाकलन। हमेशा याद रखना, अंश पूंजी खाता क्या होगा? विकलन होगा, और अंश हरण खाता हमेशा समाकलन होगा। बस इसमें एक्स्ट्रा आएगा क्या? जो याचना है वो समाकलन में आएगा। अगर आवंटन का राशि नहीं चुकाया गया है तो आवंटन का भी समाकलन में ही आएगा ना। मतलब जिस चीज का राशि हमारा नहीं चुकाया गया है वो भी क्या होता है? समाकलन होता है। तो यहाँ याचना का नहीं चुकाया गया है तो अंश याचना खाता क्या हुआ है? समाकलन हुआ, ठीक है। तो आ गया समझ में। अंश पूंजी खाता क्या होगा? विकलन। अंश याचना खाता से, अंश हरण खाता से। और नरेशन क्या हो गई? याचना राशि न चुकाने पर अंशों का हरण कर लिया गया, फिर हरण हुआ, ठीक है। ऐसे लिख देना। अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो देखो, सबसे पहले हमारा अंश कितना का था जी? 10। टोटल अंश कितना था? 100 रुपये का था, और हर एक अंश का मूल्य कितना था? 100 रुपये था, ठीक है। तो दोनों का गुणा करेंगे 100 और 10 का, तो कितना आएगा जी? 1000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो अंश पूंजी खाते में टोटल को लिखना है 1000, ठीक है। अब हमारा जो याचना था उसका अमाउंट कितना था? कितना रुपये था? 5 रुपये था, और टोटल अंश कितना था? 100 रुपये था, ठीक है। तो 5 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 500 आएगा, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है अंश याचना खाता से 500 रुपये। फिर जो ये 500 आया है ना, उसको 1000 में क्या करना है? आपको माइनस करना है। जब 1000 में हम 500 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 500 आएगा। तो वो हमारे किस में आ जाएगा? अंश हरण खाता
सेम में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 5 जोड़ने से कितना हो जाएगा 10,000। हमेशा याद रखना टोटल राशि को यहाँ लिखना है, फिर जिसका प्राप्त नहीं हुआ उसका गुणा करके यहाँ लिख रहे हैं, फिर जो प्राप्त नहीं हुआ है उस वाले राशि को टोटल पूंजी की राशि में क्या करना है, घटाना है। घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो किस में आएगा, हरण में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हरण से संबंधित जनरल प्रविष्टि है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 11 पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11 हमारा जो क्या है, थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो थ्योरी क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फर्म में साझेदार होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। मतलब आप यदि किसी फर्म में साझेदार बनना चाहते हो तो आपके में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी को देखो उत्तर क्या बोल रहा है, फर्म में साझेदार होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला योग्यता क्या होना चाहिए, वयस्क व्यक्ति। वयस्क व्यक्ति मतलब क्या होता है पता है, जो आपकी कम से कम 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वयस्क व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से अधिक का है तभी वो क्या बन सकता है, साझेदार बन सकता है। ठीक है, तो उसी को लिखा गया, अनुबंध करने की योग्यता वयस्क व्यक्ति में होती है। मतलब अनुबंध मीन्स क्या होता है, जिस समझौता करने की योग्यता किसमें होती है, जो वयस्क व्यक्ति, जो 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति होता है उसी में होता है। ठीक है, साझेदार होने के लिए व्यक्ति वयस्क होना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में। अब सेकंड क्या बोल रहे हैं, देखो दिवालिया ना होना। दिवालिया मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो कर्जे में डूब गया उसको क्या बोलते हैं, दिवालिया बोलते हैं। ठीक है, तो दिवालिया ना होना मतलब ऐसा व्यक्ति साझेदार बन सकता है जो कर्जे में ना डूबा हुआ, उसका दायित्व तो उसके संपत्ति से अधिक ना हो, वो कौन होता है, दिवालिया व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, तो जो दिवालिया व्यक्ति नहीं है वो भी क्या बन जा सकता है, फर्म का साझेदार बन सकता है। ठीक है, तो फर्म में वही व्यक्ति साझेदार हो सकता है जो दिवालिया घोषित ना हो, मतलब कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति ना हो, वही व्यक्ति क्या बन सकता है, साझेदार बन सकता है। ठीक है, अब तीसरा क्या बोल रहा है, स्वस्थ मस्तिष्क। फर्म में केवल स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है। मतलब यदि भाई आप पागल इंसान हो तो आप साझेदारी फर्म कोई भी बिजनेस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो आपको साझेदार बनने के लिए आपका जो मस्तिष्क है क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। आपको मस्तिष्क सही प्रकार से क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो फर्म में केवल स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है। मतलब जो व्यक्ति पागल है या फिर अल्प बुद्धि है वो साझेदार नहीं हो सकता। ठीक है, चौथा क्या है, भारतीय नागरिक। मतलब यदि आपको साझेदार बनना है तो आपको क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। हम बाहर विदेश के व्यक्ति को साझेदार नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब भारत का नागरिक ही क्या बन सकता है, साझेदार बन सकता है। और देखो अंदर में क्या लिखा है, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार फर्म में कोई विदेशी व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता, अतः भारतीय नागरिक ही साझेदार बन सकते हैं। मतलब बाहरी व्यक्ति, जो देश का बाहर का व्यक्ति वो साझेदार नहीं बन सकता, केवल देश का व्यक्ति क्या बन सकता है, साझेदार बन सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया साझेदारी फर्म में साझेदार होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला वयस्क व्यक्ति होना चाहिए, 18 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा दिवालिया ना होना चाहिए, कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति ना होना चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क मतलब पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए जिसका माइंड सही तरीके से काम करता है। ठीक है, भारतीय नागरिक मतलब भारत का वासी होना चाहिए, तभी आप क्या बन सकते हो, साझेदार बन सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 11 है वो भी क्या होता है, यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे का प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको टॉपिक समझ में आए, वीडियो पसंद में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।